2 दिसंबर हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ये पेपर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 हिंदी का पेपर है जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आपको 70 नंबर का दे रखा है और हिंदी के पेपर में अगर आपको भी 2 दिसंबर को पूरे 70 नंबर अगर लाने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो हिंदी का पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, हिंदी का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 901। और ये पेपर आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। एकदम ओरिजिनल पेपर है। इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 134496। और यहाँ पर सबसे पहले आपको सामान्य अनुदेश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिखे। तो रोल नंबर यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक 12 अंकित है और यहाँ पर नोट दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है और पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। उस आशय की खोज हमारा क्या है, दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा क्या है, विशेषाधिकार है। तो ये सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो अपठित गद्यांश आपको दिया गया है इसको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। तो अनुशासन शब्द में जो उपसर्ग है उसका सही विकल्प आपको पूछा है। तो ए ऑप्शन में है अन प्लस शासन, बे ऑप्शन में ए प्लस नु शासन और से ऑप्शन में अनु प्लस शासन और दे ऑप्शन में दे रखा है ए प्लस शासन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से होगा आपके अनु प्लस शासन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ए ऑप्शन में है अशिक्षित होना, बे ऑप्शन में है ज्ञान का अभाव, से ऑप्शन में है अहंकार और दे ऑप्शन में है यथार्थ दर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बे ऑप्शन होगा ज्ञान का अभाव। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपको प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित जो शीर्षक है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय दर्शन लिख सकते हैं या फिर जीवन का उद्देश्य यह आप लिख सकते हैं। और 4 नंबर है आपके मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, एक तो लक्ष्य की प्राप्ति आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है। तो असत्य की खोज करें और उनके अनुसार आचरण करें, असत्य की खोज करें और उनके अनुसार क्या करें, आचरण करें। और 6ठा प्रश्न दे रखा है भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है। तो इसका सही उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है और उस आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा क्या है, विशेषाधिकार है। तो यहाँ तक है, ओके। उसके बाद में देखिए दूसरा गद्यांश आपको दिया गया है। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है उसमें अपठित पद्यांश आपको दे रखा है। तो निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जन मन के अधिनायक हो। तुम हंसों की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह
राज्य तुम्हारा है एसएस। तो यहाँ पर कंप्लीट जो आपको पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को पहले आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि अधिनायक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो ए ऑप्शन में अधि दे रखा है, बे ऑप्शन में ए दे रखा है, स ऑप्शन में अद दे रखा है, द ऑप्शन में आपके नायक दे रखा है। इसमें आपको पूछा गया है उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है भूमि शब्द का समानार्थी है। तो ए ऑप्शन में फूल है, बे ऑप्शन में आकाश है, स ऑप्शन में धरती है, द ऑप्शन में आपके वातावरण है। तो भूमि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, धरती होगा, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपको कि किसान किससे प्यार करता है। तो किसान है वो किससे प्यार करता है बच्चों, मिट्टी से प्यार करता है। तो इसमें आपको मिट्टी लिखना है। और उसके बाद में 4 नंबर है कि किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। तो किसान को ग्राम देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मिट्टी से प्रेम करता है, भूमि का भार उठाता है और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से गांव और देश को समृद्ध बनाता है। ये बस आपको लिखना था। 5वां प्रश्न है जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। तो जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है, किसान को कहा गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, किसान को। ओके, ये आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय है। तो मनुज शेष कहने का आशय यह है कि किसान ही ऐसा मानव है जो अब भी भूमि से जुड़ा हुआ है और उसका पालन पोषण करता है। वह परिश्रमी, सहनशील और त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दे रखा है। खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 3 है आपकी। दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन फर्स्ट है और दूसरा है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निबंध वो लिखना है। और तीसरा है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 नंबर है आपके मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। तो ये 4 निबंध दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उस पर आपको निबंध लिखना है। 4 नंबर प्रश्न है कि अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद वो लिखना है। और अथवा में दे रखा है स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। 5वां प्रश्न है आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस है, उस पर आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड 6 है और इसमें आपको प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है अपमान शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, आपके यहाँ पर अप उपसर्ग होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा है परसर्ग ने से युक्त क्रिया में होता है। तो ए ऑप्शन में पूर्णता का अभाव, ब ऑप्शन में अपूर्णता का अभाव, स ऑप्शन में निरंतरता का अभाव और द ऑप्शन में संभाव्यता का अभाव। तो यहाँ पर दूसरे के अंदर आपका ब ऑप्शन करेक्ट होगा, अपूर्णता का अभाव। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द ऑप्शन होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में से आदि शब्द का विलोम शब्द है। तो आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपके अंत होगा, यानी ब ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो उपवन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बगीचा होगा, यानी ब ऑप्शन करेक्ट होगा। 6ठा प्रश्न है उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। तो यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा है, उस स्थान पर। तो इसमें आपको परसर्ग बताना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा अधिकरण। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। तो आंखें बिछाना इसका मुहावरे का अर्थ होगा प्रेम से स्वागत करना। और वाक्य में प्रयोग आप लिख सकते हैं राधा अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। और उसके बाद में 7वां है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो वाक्य में प्रयोग करो। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कि जानबूझकर अपने ही नुकसान का कारण बनना। और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप उसने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद में 9वां है कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें
होती है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखें। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। 7वां प्रश्न है कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है, वो आपको बताना है। और 8वां प्रश्न दे रखा है उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या नया बदलाव आ रहा है, वो आपको स्पष्ट करना है। 9वां प्रश्न है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10वां प्रश्न है कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ये आपको बताना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 11 है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। 12वां प्रश्न है कवि ने कोकिल के बोलने के किन चरणों की संभावना बताई है। 13वां प्रश्न है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। प्रश्न संख्या 15 है गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। प्रश्न संख्या 16 है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने सबसे भयावह समस्या क्या बताई है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 17 है मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए बताना है। और 18वां प्रश्न है हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उसके बाद में 8वां में प्रश्न है लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको लिखना है। और खंड द के अंदर दे रखा है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है लेखिका की नानी कि आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। 20वां प्रश्न है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। प्रश्न संख्या 21 है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है। तो रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर। कौन है भाई? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जो रीढ़ की हड्डी पाठ है आपके हिंदी के अंदर उस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। लघुत्रात्मक है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ गई। और प्रश्न संख्या 23 है परदानसी शब्द का अर्थ बताकर बताए कि मेरे संग की औरतें पाठ में यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है आपकी। प्रश्न संख्या 24 है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। 8वां में प्रश्न है मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।